तो 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि देश के लिए इसके क्या मायने हैं। अच्छा, सबसे पहले बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये पैसा रखा गया है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आसान भाषा में कहें तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे सड़कें, पुल और ट्रेनें। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो पिछले साल से लगभग 9 से 10% ज्यादा है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इतना सारा पैसा आखिर ये जाएगा कहाँ? देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी योजना है और ये हमें सीधे बजट के दिल तक ले जाता है कि आखिर इसके पीछे की बड़ी सोच क्या है। देखिए, इस बजट का जो पूरा आइडिया है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाने का है। एक तरफ तो तेज ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना है और दूसरी तरफ खर्च भी सोच समझकर करना है। ये एक मुश्किल काम है, पर सरकार का लक्ष्य यही है। मतलब एक तरफ तो गोल ये है कि ग्रोथ रेट करीब 7% बनी रहे, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहे। लेकिन ये ग्रोथ बेहिसाब खर्च करके नहीं लानी है और यहीं पर आती है वित्तीय जिम्मेदारी की बात। मतलब ये पक्का करना कि सरकार अपनी चादर से ज्यादा पैर ना पसारे। और इसका एक पक्का सबूत देखिए, राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का जो अंतर है, उसे जीडीपी के 4.3% पर लाने का टारगेट है। ये पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। अब ये सुनने में शायद छोटा सा लगे, सिर्फ 0.1% का फर्क, लेकिन ये दिखाता है कि सरकार बड़े निवेश के साथ साथ अपने खर्च पर भी लगाम कस रही है। तो चलिए वापस आते हैं उस 12,22,000 करोड़ रुपए पर। आखिर ये पैसा जाएगा कहाँ? इसका सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है देश की नींव पक्की करने में, और वो नींव है इंफ्रास्ट्रक्चर। यही है इस बजट का पहला और सबसे बड़ा पिलर। अब इस बड़े निवेश का एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान। सोचिए, दिल्ली, वाराणसी और मुंबई, पुणे जैसे रूट्स पर सफर का समय कितना कम हो जाएगा। ये सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए नहीं, बल्कि सामान की ढुलाई और बिजनेस के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि सरकार ये सारा काम अकेले नहीं करना चाहती। एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट कंपनियों को एक तरह की गारंटी देना कि अगर वो इन बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा डूबेगा नहीं। इससे क्या होगा, वो ज्यादा पैसा लगाने के लिए आगे आएंगे और काम भी तेजी से पूरा होगा। और बात सिर्फ सड़कों और ट्रेनों की नहीं है, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग भी विकसित करने की योजना है। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो खर्चा है, वो कम होगा। ये उन सभी बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा सिरदर्द है। चलिए अब बजट के अगले पिलर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि भविष्य के उद्योगों को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ फोकस सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि आने वाले 10-20 सालों में भारत कहाँ होगा। स्क्रीन पर देखिए, 2 बड़े मिशंस की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और बायोफार्मा शक्ति मिशन। एक तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और दूसरी तरफ उसका लक्ष्य दुनिया की फार्मेसी बनना है, खासकर नई और एडवांस दवाओं के मामले में। ये 2 बहुत बड़े रणनीतिक दाव हैं और सरकार इन मिशंस को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इन नंबर्स से लगाइए। सेमीकंडक्टर्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि इनके पीछे ठोस फाइनेंशियल कमिटमेंट भी है। इसके अलावा एक और दूर की सोच वाला कदम है रेयर अर्थ मिनरल्स, यानी दुर्लभ खनिजों के लिए एक स्पेशल सप्लाई चेन बनाना। ये वो मिनरल्स हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और स्मार्टफोन के लिए बहुत जरूरी हैं। इस पर फोकस करने से भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत जरूरी प्लेयर बन सकता है। तो ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इस बजट का आम लोगों की जिंदगी और रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो टैक्स के मामले में देखें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अहम राहत जरूर दी गई है। विदेश यात्रा, पढ़ाई और इलाज जैसे खर्चों पर जो टैक्स TCS लगता था, उसकी दर को घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। हेल्थ सेक्टर में एक बहुत ही जरूरी ऐलान हुआ है। कई जीवन रक्षक कैंसर दवाओं पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि इन गंभीर बीमारियों का इलाज अब थोड़ा और किफायती हो सकता है। अब बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कुल बजट में खेती की हिस्सेदारी में थोड़ी सी कमी आई है, जो अब 3.04% है। हालांकि सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाओं को जारी रखा है, लेकिन ये आंकड़ा एक बहस जरूर छेड़ता है
कि क्या देश के इस सबसे अहम सेक्टर पर और ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। देखते हैं कि ये बजट भारत की आर्थिक सेहत और भविष्य की दिशा के बारे में हमें क्या बताता है। तो कुल मिलाकर हिसाब किताब कैसा दिखता है? सरकार का कुल खर्च करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि टैक्स और दूसरे स्रोतों से कमाई लगभग 36.5 लाख करोड़ रुपए होगी। इससे हमें सरकार के कामकाज का एक साफ सुथरा खाका मिल जाता है। रक्षा क्षेत्र को भी एक बड़ा हिस्सा मिला है, 2.35 लाख करोड़ रुपए। यहाँ खास जोर घरेलू रक्षा उत्पादन और हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन पर है। इससे न सिर्फ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश सुरक्षा के मामले में और भी आत्मनिर्भर बनेगा। आखिर में ये सारी बातें एक बड़े लक्ष्य से जुड़ती हैं। इस बजट को अक्सर विकसित भारत 2047 के विजन की तरफ एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि हर फैसला इस लंबे लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो लबोलुआब ये है, ये बजट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और वित्तीय अनुशासन के बीच एक संतुलन साधने की बड़ी कोशिश है। ये भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर एक और मील का पत्थर रखने जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये संतुलन सही है? क्या ये भारत को कामयाबी? देखिए, आमतौर पर तो एक नया बजट मार्केट के लिए अच्छी खबरें और एक नया जोश लेकर आता है, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई। तो सवाल यह है कि आखिर बाजार ने इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों दिया? चलिए इसके पीछे की वजहों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जरा इस गिरावट के स्केल को समझते हैं। सिर्फ एक दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में निवेशकों के करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। इससे अंदाजा लग जाता है कि मार्केट में घबराहट किस लेवल की थी। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बजट के ऐलान के ठीक बाद हुआ क्या। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये एक चौतरफा बिकवाली थी जिसने भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों को नीचे खींच लिया। और ये शब्द खून खराबा उस दिन के माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। निवेशकों के बीच डर और निराशा की एक लहर सी दौड़ गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे तूफान के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? हाँ, कई कारण थे, पर सिर्फ एक खास बदलाव था जिसने इस आग में चिंगारी का काम किया। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो या कह लें विलन है, वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT। आसान भाषा में समझें तो ये स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली हर खरीद बिक्री पर लगने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है। तो असल बदलाव ये था, बजट में खास तौर पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाले STT को बढ़ा दिया गया। और ये कोई मामूली बढ़त नहीं थी। फ्यूचर्स पर टैक्स दुगने से भी ज्यादा और ऑप्शंस पर सीधा 50% का इजाफा कर दिया गया। अब मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, ये प्रतिशत देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, है ना? तो फिर इतनी सी बढ़ोतरी से बाजार में इतना बड़ा पैनिक क्यों फैल गया? वेल, इसका जवाब छिपा है ट्रेडिंग के स्केल में। और यही है इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा। जो बड़े खिलाड़ी हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, वो हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में रोजाना ट्रेड करते हैं। और यही वो लोग हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसों का फ्लो बनाए रखते हैं। अब सोचिए, उनके लिए ये 0.05% की बढ़ोतरी भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट बन जाती है, जो सीधे सीधे उनके मुनाफे को कम कर देती है। और ये देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो टोटल ट्रेडिंग होती है ना, उसका 85% हिस्सा अकेले फ्यूचर्स और ऑप्शंस का है। तो जाहिर है, जब इतने बड़े हिस्से की कॉस्ट अचानक बढ़ जाएगी तो पूरे बाजार का हिलना तो तय ही था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ STT पर खत्म नहीं होती। STT तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई। पर सच तो यह है कि माहौल पहले से ही गर्म था। कई और चिंताएं थीं जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। एक तो थी डिफेंस बजट से जुड़ी निराशा। कई इन्वेस्टर्स ये मानकर चल रहे थे कि डिफेंस बजट बढ़ेगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने डिफेंस कंपनियों के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। फिर बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। सरकार ने बैंकिंग सुधार के लिए एक कमेटी बनाने की बात की। अब देखिए, जब भी किसी बड़े सेक्टर में इतने बड़े बदलाव की बात होती है तो निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं, और ये घबराहट सीधी मार्केट पर दिखती है। साथ ही कमोडिटी मार्केट की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सोने और चांदी के दाम लगातार गिर रहे थे, जिसने मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट को और हवा दे दी। और इन सब के ऊपर एक और बड़ी टेंशन थी, कमजोर होता रुपया। जनवरी 2026 में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड पैसा निकाला था। और देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं ना, तो ये मार्केट के कॉन्फिडेंस में कमी का एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जाता है।
तो सवाल यह है कि अगर मार्केट इन सब चीजों को लेकर परेशान था तो फिर सरकार के बजट का असल मकसद क्या था, वो करना क्या चाहते थे? असल में सरकार का फोकस मार्केट की शॉर्ट टर्म चिंताओं से एकदम अलग था। वो देख रहे थे लॉन्ग टर्म की तरफ। उनका ध्यान था देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर और डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने पर। और हाँ, मार्केट को जिस कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद थी उस पर कोई बात ही नहीं हुई, जिसने निराशा को और बढ़ा दिया। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। इन सब का मतलब क्या है? क्या ये शॉर्ट टर्म का दर्द है या लॉन्ग टर्म का गेन? देखिए, एक्सपर्ट्स की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि एसटीटी बढ़ने से लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब बाजार में जो खरीद बिक्री होती है, वो घट सकती है और कम वॉल्यूम किसी भी मार्केट की सेहत के लिए अच्छा साइन नहीं होता। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या सरकार के ये कड़े फैसले और टैक्स लंबी दौड़ में इकोनॉमी और मार्केट को मजबूत करेंगे या फिर ये ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे?